हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। तो ये साउंड चैप्टर का फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम लोगों ने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एयर पढ़ा था। इस पार्ट में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ेंगे। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड कहने का मतलब है कि जब आपको घर में कोई आवाज़ देता है तो आप उस आदमी को बिना देखे पहचान लेते हैं कि किसने आपको आवाज़ दिया है। मम्मी आवाज़ देती है या फिर पापा आवाज़ देते हैं तो आप समझ जाते हैं बिना देखे कि मम्मी बुला रही है या फिर पापा बुला रहे हैं, या फिर किसी बर्ड का आवाज़ या फिर लायन का आवाज़, ये सब आप लोग पहचान लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि कौन सा बर्ड का आवाज़ है और कौन सा अदर एनिमल का आवाज़ है। डॉग जब बाक करता है उस वक्त भी आप पहचान लेते हैं कि ये कुत्ते की आवाज़ है। तो आप आवाज़ को डिफ्रेंशिएट कैसे कर लेते हैं, कैसे आपको पता चल जाता है कि मम्मी का आवाज़ है या फिर पापा का आवाज़ है या फिर कोई डॉग बार्क कर रहा है या फिर कोई लायन का आवाज़ है। तो ये आवाज़ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिससे आप आवाज़ को पहचान लेते हैं वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी पे। किसी भी सपोज कीजिए ए का आवाज़ है एंड ये बी का आवाज़ है, तो अगर ए की आवाज़ का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी अलग होगा बी की आवाज़ के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी से, तो दोनों का आवाज़ डिफरेंट हो जाएगा। इसका मतलब आवाज़ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी पे। तो हम लोग एम्पलीट्यूड देखते हैं पहले। देखिए, हम लोग पढ़े हैं कि साउंड एक वाइब्रेशन होता है एंड ये एयर पार्टिकल या फिर जिस मीडियम में साउंड ट्रेवल करता है उस मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेट करवाता है साउंड एंड उसके थ्रू ट्रेवल करता है। जैसे एयर के केस में हम लोगों ने देखा था, इधर ये देखिए, ये साउंड यहाँ से निकल रहा है एंड इस पार्टिकल को वाइब्रेट करवा करके इसी पार्टिकल के थ्रू ये साउंड एक जगह से दूसरे जगह पहुँच रहा है। तो इस केस में ना सिर्फ आवाज़ का जो एनर्जी होता है वो ट्रांसफ़र होता है। यहाँ जो पार्टिकल है, एयर पार्टिकल जो पार्टिकुलर है, वो अपने पोजीशन पे ही रहता है। एयर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो एयर पार्टिकल है ये आवाज़ को कैच किया एंड ये खुद मूव करके यहाँ पे आया, ऐसा नहीं होता है। पार्टिकल जो जहाँ रहता है वहीं पे रहता है, ये बस मूवमेंट करता है, थोड़ा दूर टू एंड फ्रो मोशन करता है, इसी को वाइब्रेशन बोलते हैं। ये वाइब्रेट होता है एंड ये वाइब्रेट होकर के थोड़ा सा आगे आता है और यहाँ पे जो एयर पार्टिकल होता है उसको एनर्जी दे देता है, फिर ये एनर्जी वाइब्रेट होकर के आगे आता है और इसको दे देता है, नेक्स्ट पार्टिकल को एनर्जी दे देता है। इस तरह साउंड एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होते जाता है बट पार्टिकल वहीं का वहीं रहता है। तो ये हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, जैसे सपोज कीजिए कि ये एक एयर पार्टिकल है, ये नेक्स्ट एयर पार्टिकल है। तो जब साउंड एनर्जी इसके पास आया तो इसमें वाइब्रेशन होगा और ये टू एंड फ्रो मोशन में जाएगा और ये इस तरह से आगे मूव करेगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ये बैकवर्ड जाता है और फिर ये वापस यहाँ पे आता है। एंड जब ये यहाँ पे आता है तो ये पार्टिकल, सपोज कि ये जो यहाँ पे ये पार्टिकल होता है, इसमें भी ये जब यहाँ से जा कर के इसको हिट करता है तो इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाता है एंड ये पार्टिकल इस तरह से आगे जाता है, फिर ये बैक आता है एंड फिर ये वापस इधर आता है, फिर ये वापस बैक जाता है। तो ये जो मूवमेंट है इसी को टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं या फिर वाइब्रेशन बोलते हैं एंड इसी को ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि टू एंड फ्रो मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। तो ये सारा टर्म जो है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये सारा ऑसिलेटरी मोशन से ही रिलेटेड होता है। तो हम लोग ऑसिलेटरी मोशन में देखेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ऑसिलेटरी मोशन आप लोग समझ गए, एक पार्टिकल यहाँ से इधर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है अपने पोजीशन पे, फिर बैक जा रहा है, फिर वापस अपने पोजीशन पे आ रहा है। तो ये जो अपने पोजीशन पे आता है इसको मीन पोजीशन बोलते हैं। एंड ये जो पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ तक आया है ये एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, ये यहाँ तक आएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, ये बैक फिर वापस चला आएगा एंड फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा एक एक्सट्रीम पोजीशन पे एंड फिर वहाँ से बैक अपने मीन पोजीशन पे चला आएगा। तो इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन होता है। तो यहाँ पे ये जो ओरिजिनल पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। एंड ये देखिए, ऑब्जेक्ट जो इधर ही जो ट्रेवल कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन में,
ये जो इतना जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना आगे जाते वक्त या पीछे जाते वक्त, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ऑसिलेटरी मोशन का ये एम्पलीट्यूड होता है। ऐसे देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव किया, टू एंड फ्रो मोशन किया, यहाँ आया, फिर ये बैक वापस यहाँ आया, फिर यहाँ से इधर गया एंड वापस अपने मेन पोजीशन पे आ गया। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया अपने मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन पे, हमने इसको मीन पोजीशन बोला, इसको बोला एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक मीन पोजीशन से अदर एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस होता है इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया, यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड हो गया मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस। ये सपोज कीजिए कि अगर एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा। दोनों मतलब बॉल ये जितना आगे जाता है उतना ही पीछे भी जाता है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड दोनों केस में बराबर होगा। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस होता है इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है पार्टिकल का, ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है पार्टिकल का, इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एंड टाइम पीरियड देखिए, नेक्स्ट है टाइम पीरियड। तो ये बॉल है, ये मूव करके यहाँ आया, फिर ये बैक वापस यहाँ आया, फिर ये अपोजिट साइड गया, फिर ये वापस यहाँ पे आया। तो इसको इतना मूव करने में जो टाइम लगा इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटरी मोशन। मतलब बॉल जो मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो बॉल जो मूव कर रहा है इस तरह, पहले इधर जा रहा है बॉल, फिर वापस आ रहा है बॉल, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है। तो मान लीजिए कि ये बॉल है, इसको आप इस तरह से रस्सी से टांगे हुए हैं। पेंडुलम भी ऐसा ही होता है। पेंडुलम आप लोग देखे होंगे, इस तरह से पेंडुलम होता है, ये मूव करता है, ये इस तरह से मूव करता है। तो ये बॉल देखिए यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से वापस गया। तो जो बॉल यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ वापस आया, तो इतना डिस्टेंस कवर करने में मतलब ये यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो इसको एक कंप्लीट ऑसिलेशन बोलते हैं। मतलब बॉल एक बार यहाँ से जब आप इसको हिट कर दिए तो बॉल इधर गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर यहाँ पे वापस आया, इसका मतलब ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। देखिए, द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो वन ऑसिलेशन आप लोग समझ गए कि ऑब्जेक्ट यहाँ से जो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर वापस मीन पोजीशन पे आया, फिर अदर साइड एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर वापस मीन पोजीशन पे आया, तो ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। एंड ये कंप्लीट ऑसिलेशन करने में इसको जो टाइम लगा वो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना ऑसिलेशन कंप्लीट किया। मान लीजिए कि इस बॉल को आपने हिट कर दिया, इधर से फोर्स दे दिया, हिट कर दिया, तो ये बॉल इधर जाएगा, मतलब ये बॉल जो है मोशन में आ जाएगा, पहले इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर आएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा। तो मान लीजिए कि आपने इसको हिट किया और 1 मिनट में 1 मिनट में ये 6 टाइम्स इधर गया, ऐसे ऐसे, मतलब 60 ऑसिलेशन ये पूरा किया। मतलब जब आपने इस बॉल को हिट किया एक बार, तो 1 मिनट में हिट करने के बाद जब आप टाइमर से देखने लगे तो ये 1 मिनट में 60 ऑसिलेशन कंप्लीट किया। 60 ऑसिलेशन मतलब यहाँ से वापस गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, तो ये 60 ऑसिलेशन कंप्लीट किया। तो इसका जब फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना बार ऑसिलेट हुआ ये, तो ये 1 मिनट में 60 टाइम्स ऑसिलेट हुआ, तो 1 सेकेंड में 1 टाइम ऑसिलेट करेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जब वो ऑसिलेटरी मोशन में है तो 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन वो कंप्लीट किया,
वही उस बॉडी का फ्रीक्वेंसी हो जाता है। अगर ये मान लीजिए कि 1 सेकेंड में 4 बार इस तरह से घूम जाता, मूव कर जाता, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाता 4 हर्ट्ज। देखिए फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं। ये देखिए HERTZ हर्ट्ज होता है, इसको शॉर्ट में HZ लिखते हैं। तो अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है किसी ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी, अगर किसी ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 40 हर्ट्ज, इसका मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है 1 सेकेंड में 40 राउंड इस तरह से लगा लेगा, आगे जाएगा, बैक आएगा, फिर पीछे आएगा, फिर वापस बैक आएगा, इस तरह से 40 राउंड कंप्लीट कर लेगा 1 सेकेंड में, इसीलिए इसका फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज हो गया। तो एम्पलीट्यूड हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस वन मीन पोजीशन से अदर एक्सट्रीम पोजीशन का जो मैक्सिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। टाइम पीरियड हो गया कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, एंड फ्रीक्वेंसी हो गया कि 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन वो कर पा रहा है, एंड फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हर्ट्ज में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम रहे तो इसको हम लोग सुन नहीं पाते हैं। मतलब अगर कोई साउंड का वाइब्रेशन, साउंड एक वाइब्रेशन है, एंड वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी होता है, वाइब्रेशन ही ऑसिलेटरी मोशन होता है ना। तो अगर कोई साउंड में जो वाइब्रेशन है उसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो इस साउंड को हम लोग नहीं सुन पाएंगे। या फिर अगर इस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो भी हम लोग इसको नहीं सुन पाएंगे, एंड इसको हम लोग नहीं सुन पाएंगे इसीलिए इसको इनऑडिबल साउंड बोलते हैं। इनऑडिबल मतलब जिसको ह्यूमन ईयर सुन नहीं पाता, हम लोग नहीं सुन पाएंगे, ऐसे साउंड को इनऑडिबल बोलते हैं। इनऑडिबल मतलब जो सुनाई ना दे। तो जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगा या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा, ऐसे साउंड को हम लोग नहीं सुन पाते हैं। एंड वैसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होता है, जिसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं, ऐसे साउंड को बोलते हैं हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड। एंड वैसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, जिसको भी हम लोग नहीं सुन पाते हैं, उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये जो रेंज है ना, यहाँ देखिए 20,000 कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय, इसको इनऑडिबल बोलते हैं। एंड तो मतलब ह्यूमन का जो रेंज है, ह्यूमन ईयर जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो भी फ्रीक्वेंसी होगा, ये सारे फ्रीक्वेंसी को ह्यूमन सुन लेता है। इसको ऑडिबल रेंज बोलते हैं, इसको ऑडिबल फ्रीक्वेंसी या फिर ऑडिबल रेंज बोलते हैं। अब देखिए ये सिर्फ ह्यूमन के लिए होता है। ह्यूमन 20 हर्ट्ज से कम का आवाज़ नहीं सुन पाता, एंड 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का आवाज़ नहीं सुन पाता। बट एनिमल 20 हर्ट्ज से कम का आवाज़ सुन सकता है। कुछ एनिमल 20 हर्ट्ज से कम का आवाज़ सुन सकता है, जैसे डॉग हो गया, ये 20 हर्ट्ज से कम का आवाज़ सेंस कर लेता है, सुन लेता है। इसीलिए देखते होंगे कि पुलिस जो होता है, पुलिस जो डॉग रखता है अपने पास, वो ऐसा व्हिसिल बजाता है जो ह्यूमन को सुनाई नहीं देता, बट डॉग उसको सुन लेता है क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होता है। एंड ये जो अल्ट्रासोनिक जो साउंड होता है, अल्ट्रासाउंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जनरली किसी का सुने होंगे कि पेट का, स्टमक का अल्ट्रासाउंड होना है, तो अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। कोई प्रॉब्लम अगर है एब्डोमेन एरिया में, पेट एरिया में, पेट में कहीं, तो उसका प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड जो होता है ना, ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। जो यहाँ पे साउंड का जो फ्रीक्वेंसी यूज़ किया जाता है अल्ट्रासाउंड करने में, वहाँ पे उस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका नाम अल्ट्रासाउंड होता है। तो अल्ट्रासाउंड का यूज़ हम लोग करते हैं ह्यूमन बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिटेक्ट करने में। इंफ्रासोनिक साउंड का यूज अर्थक्वेक या वॉल्केनो को मॉनिटर करने में भी यूज होता है। मतलब पता किया जाता है इससे कि कहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है या फिर वॉल्केनो आ सकता है। वैसे किस तरह ये यूज किया जाता है इतना आप लोगों को डिटेल में नहीं जाना। एंड इंफ्रासोनिक साउंड का यूज पेट्रोलियम फॉर्मेशन में भी किया जाता है। मतलब इंफ्रासोनिक साउंड के थ्रू हम लोग पता लगाते हैं कि धरती के किसी पार्ट में
बेलो अर्थ कहाँ पे पेट्रोलियम मिल सकता है। ये इंफ्रासोनिक साउंड के यूज़ करके हम लोग पता करते हैं। और भी बहुत सारा यूज है इंफ्रासोनिक साउंड का, तो इतना डिटेल में आप लोगों को नहीं जानना है। इसी तरह अल्ट्रासोनिक साउंड का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अल्ट्रासोनिक साउंड इनफैक्ट सर्जरी में भी यूज होता है। बैट देखते होंगे जिसको चमगादड़ बोलते हैं, वो रात में ट्रेवल कर पाता है। बैट रात में चल पाता है, वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड के यूज से ही। बैट जो है जब फ्लाई करता है, बैट जब रात में फ्लाई करता है तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड रिलीज करते चलता है। एंड जहाँ से अल्ट्रासोनिक साउंड उसको वापस रिटर्न होता है, वहाँ पे वो समझ जाता है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, और वो उस तरफ नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये बैट है, यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड रिलीज कर रहा है हर तरफ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से जब अल्ट्रासाउंड टकराता है तो वापस आ जाता है। तो ये सेंस कर लेता है कि आवाज़ यहाँ पे वापस आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इधर नहीं जाना, और इस तरह ये दूसरे डायरेक्शन में मूव करता है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड का भी बहुत अलग अलग तरह का यूज़ है, तो आप लोगों को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे म्यूजिक एंड नॉइज़ के बारे में, उसके बाद नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ेंगे। इस चैप्टर का PDF डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।